नमस्कार, जय हिंद। मैं दीपक अपने YouTube चैनल DS24 स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का क्लास हम लोगों का 34वें नंबर का है। इससे पहले हम 33 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला सवाल, आशा धातु मेटल ऑफ होप किस तत्व को जाना जाता है? तो आशा धातु मेटल ऑफ होप के नाम से यूरेनियम को जाना जाता है। यूरेनियम का सिंबल क्या होता है? संकेत यू से दर्शाते हैं, यू। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कितना होता है? 92, जो कि आपका एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। एफ ब्लॉक, SPDF 4 ब्लॉक होते हैं, तो आपका यूरेनियम एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। यूरेनियम का ओर का नाम पूछता है, अयस्क का नाम पूछता है, क्या है? पीच ब्लेंड। पीच ब्लेंड, ठीक है, इंग्लिश में पीच ब्लेंड। याद रखिएगा, यूरेनियम का ओर का नाम है। यूरेनियम सबसे ज़्यादा भारत में किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा झारखंड में पाया जाता है। झारखंड, JH। कहाँ पे पाया जाता है? तो जादूगोड़ा माइंस में पाया जाता है। जादूगोड़ा माइंस है झारखंड में, यहीं पे यूरेनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यूरेनियम का 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक मतलब आइसोटोप्स। आपको नेक्स्ट पेज पे बता देते हैं हम। यूरेनियम का 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक मतलब आइसोटोप। समस्थानिक आपका वे होते हैं जिसका आपका परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या, मास नंबर अलग अलग होता है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता है ना क्या क्या होता है? मान लीजिए कि ये आपका एटम है, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, और इलेक्ट्रॉन आपका बाहरी सेल में चक्कर लगाते रहते हैं। तो आपका एटॉमिक नंबर, जिसको कि हिंदी में हम परमाणु संख्या बोलते हैं, परमाणु संख्या, ठीक है। और एक होता है आपका एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो आपका न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको एटॉमिक मास मिलता है, परमाणु द्रव्यमान मिलता है, P+N, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या दोनों को जोड़ने पर। लेकिन आपका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन का संख्या दोनों बराबर होते हैं, इसी को हम परमाणु संख्या बोलते हैं। तो आपका यूरेनियम का 3 समस्थानिक कौन कौन सा होते हैं? पहला आपका एटॉमिक नंबर तो सेम तीनों का होगा, एटॉमिक नंबर 92 होगा, लेकिन आपका जो एटॉमिक मास होगा, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा, 234, 235 और 238। तो इस तीनों में से जो 238 वाला जो यूरेनियम का आइसोटोप है, ये आपका सबसे प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में मौजूद है यूरेनियम का, ठीक है। जो आपका 235 वाला आइसोटोप है, समस्थानिक है, ये आपका रेडियो एक्टिविटी को शो करता है, रेडियो सक्रियता को शो करता है, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, सबसे अधिक मात्रा में 238 वाला पाया जाता है यूरेनियम का समस्थानिक, लेकिन जो यूरेनियम का 235 नंबर वाला समस्थानिक है, ये आपका रेडियो सक्रियता को शो करता है, रेडियो एक्टिविटी को शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? सीसा। सीसा का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 82, 82। सिंबल क्या होता है? Pb, जिसको कि हम लेड बोलते हैं, लेड, ठीक है। इस सीसा का अयस्क ओर का क्या नाम है? गैलेना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गैलेना बोलते हैं इसको, इंग्लिश में गैलेना। सीसा का अयस्क है। जब भी आपका जो रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं ना, जब अपना क्या बोलते हैं, विखंडित हो जाते हैं, तो लास्ट प्रोडक्ट सीसा ही बचता है। अच्छा, रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होते हैं? तो रेडियो एक्टिव मटेरियल ऐसे पदार्थ को बोलते हैं जो कि लगातार स्वतः ही अपने आप उसमें से अदृश्य किरणें निकलते रहती है। ये अदृश्य किरणें अल्फा, बीटा और गामा रेज होती हैं, ठीक है। यही आपका रेज लगातार जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उससे निकलते रहते हैं, और लास्ट प्रोडक्ट आपका सीसा बचता है। पूछता है एग्जाम में, रेडियो एक्टिविटी में लास्ट प्रोडक्ट क्या बचता है? तो सीसा बचता है, लेड बचता है,
ठीक है, एग्जाम में इस अल्फा बीटा गामा रेस से क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा मास किसका होता है, द्रव्यमान किसका होता है। तो मास के लिए याद रखिएगा, द्रव्यमान के लिए अल्फा सबसे ज़्यादा होता है, फिर बीटा का होता है और फिर गामा का होता है। इसी रेशियो में आप याद रखिएगा, अल्फा बीटा और गामा। सबसे ज़्यादा मास किसका, अल्फा का, फिर बीटा का, फिर गामा का। मास सबसे ज़्यादा अल्फा का है, तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा किसका होगा। काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला पढ़े होंगे गतिज ऊर्जा का, क्या, 1/2 mv²। यहाँ पे मास आपका काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसका जितना मास ज़्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे मास किसका ज़्यादा है, अल्फा का, फिर बीटा का, फिर गामा का। तो मास पूछे या फिर काइनेटिक एनर्जी पूछे, आपको इसी रेशियो में याद करना है, अल्फा बीटा गामा के रेशियो में। अब आपको स्पीड पूछेगा या फिर पेनेट्रेटिंग पावर मतलब वेधन क्षमता का पूछेगा, कौन सा रे जिसमें से सबसे अधिक वेधन क्षमता है। तो कैसे याद रखिएगा, गामा रेस सबसे ज़्यादा होता है, इसका उल्टा कर देना है, फिर बीटा रेस, फिर अल्फा। ठीक है, इसमें आपका स्पीड सबसे ज़्यादा आपका किसका होता है, गामा रेस का, फिर बीटा रेस का, फिर अल्फा रेस का। इसी रेशियो में आपको पेनेट्रेटिंग पावर का याद रखना है, पेनेट्रेटिंग पावर, वेधन क्षमता और स्पीड, एसपी से याद रखिएगा, गामा रेज, बीटा रेज और अल्फा रेज। ठीक है, और मास ऑफ काइनेटिक एनर्जी का आपको इस फॉर्म में याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है आपका थोरियम। थोरियम का सिंबल किससे दर्शाते हैं, TH से। नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। थोरियम का सिंबल होता है TH। ये आपका एटॉमिक नंबर 90 होता है। ये भी आपका F ब्लॉक का एलिमेंट है, F ब्लॉक का। सीसा आपका किस ब्लॉक का एलिमेंट था, सीसा आपका P ब्लॉक का एलिमेंट था, P ब्लॉक। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 82। ठीक है, लेकिन थोरियम आपका F ब्लॉक का एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 90 होता है। थोरियम का अयस्क का नाम पूछता है, इंपॉर्टेंट है, क्या है, मोनाजाइट। मोनाजाइट याद है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सीसा का क्या होता है, गैलेना। यूरेनियम का पिच ब्लेंड। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए चांदी के किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो चांदी के आपका सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको ट्रिक से याद करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपका दिमाग काम नहीं करेगा अगर सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड इस तरह से ऑप्शन आते हैं। आप कैसे याद कीजिएगा इस सवाल को, आर्टिफिशियल रेन। मान लीजिए कि आप किसान हैं, ठीक है, आप बारिश कराना चाहते हैं, वर्षा कराना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि आप आंगन में अपना एक कुल्हाड़ी रख दीजिए। कुल्हाड़ी का जो आपका बेंत है ये बना हुआ है आपका चांदी का, और जो कुल्हाड़ी है आपका लोहे का बना हुआ है। ठीक है, तो लोहा आयरन, आयरन से आपका हो जाएगा आयोडाइड, और सिल्वर का बेंत है तो सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, कुछ इस तरह से अपना फालतू दिमाग लगा के इमेजिन कीजिए, बस उसी इमेजिन पे आपको आंसर निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, बस आपका इमेजिनेशन थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। ठीक है, आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा के लिए आप सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, वोटिंग के समय आपका हाथ पे एक मार्क लगता होगा, मार्क, जिसके पहचान किया जा सके कि आप वोट दे चुके हैं। लेकिन आपका दिमाग में खुरफाती चल रहा है, आप क्या सोचेंगे कि वोट हमको बोकस देना है, बोकस वोट डालना है, तो आप इस मार्क को लगवाने से मना कर रहे हैं कि हमको नहीं लगवाना है, नाई। ठीक है, इससे पकड़ लीजिएगा, नाई है तो वोट नहीं लगाना चाहते हैं, मतलब जो मार्क है हम नहीं लगवाना चाह रहे हैं क्योंकि हमको बोकस वोट देना है। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आपका जो दिमाग है ना, एक्स्ट्रा दिमाग लगाइए कि हम कैसे पकड़ सकते हैं। एग्जाम में आपको बहुत फ़ायदा करेगा। अगर आपको नाम याद हो जाते हैं तो आपको ट्रिक का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में आपको ट्रिक से ही याद करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी है सिल्वर ब्रोमाइड। कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, फोटोग्राफी में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड का। कैसे याद रखिएगा, ब्रो के साथ आप फोटो ले रहे हैं, ठीक है, और अपना स्टेटस में क्या लिख रहे हैं, ब्रो एंड सिस। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं अपना स्टेटस में, तो ब्रो से होगा, ब्रो के साथ अपना फोटो ले रहे हैं, तो फोटो से फोटोग्राफी होगा, सिल्वर ब्रोमाइड।
ठीक है। सिल्वर क्लोराइड AgCl2 कल ही बताया थे आपको, क्या बोलते हैं इसको, हॉर्न सिल्वर बोलते हैं, हॉर्न सिल्वर। कल एक चीज आपको और हम बताया था, क्या, क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर किसका नाम था ये आपका पारे का नाम था, पारे का, ठीक है, Hg। चलिए हम आगे चलते हैं। थर्ड क्या है, जर्मन सिल्वर में कौन सा तत्व पाए जाते हैं। जर्मन सिल्वर, यहाँ पर सिल्वर देख के आप सिल्वर में समझ लीजिएगा, Ag में मत मार के आ जाइएगा। जर्मन सिल्वर में आपका सिल्वर नहीं होता है, ठीक है। तो जहाँ भी आपको Ag दिख रहा है उस ऑप्शन को पहले हटा दीजिए, जो ऑप्शन बच गया वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर में आपका कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल होते हैं, ठीक है। ये तीनों होते हैं, याद रखिएगा। जर्मन सिल्वर में कितने बार पूछ चुका है, बच्चे फंस जाते हैं, जहाँ पे सिल्वर जिस ऑप्शन में देता है वहीं पर लगा के निकल जाते हैं, लेकिन आपको गलत हो जाता है, ठीक है। आपका अगर अच्छा एग्जाम है, कुछ हाई लेवल का एग्जाम है, जैसे यहाँ पे परसेंटेज भी पूछ लेता है कि कॉपर कितना परसेंटेज, जिंक का कितना परसेंटेज और निकेल का कितना परसेंटेज होता है। तो कॉपर का 50% होता है, जिंक का 35% होता है और निकेल का 15% होता है, ठीक है। कुछ और बनते हैं, कॉपर और जिंक से क्या बनता है, कॉपर और जिंक से आपका बनता है ब्रास, जिसको आप पीतल बोलते हैं। कॉपर और टीन से क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है, जिसको कि आप कांसा बोलते हैं। यहाँ पे आपका कॉपर और जिंक का परसेंटेज हम अलग अलग कर देंगे। जैसे आपका जो पीतल बनता है, ब्रास बनता है, तो इसमें आपका कॉपर होता है 70% और जिंक होता है 30%। यहाँ पे अगर परसेंटेज को हम चेंज कर देंगे तो ये कुछ और बन जाएगा, डच मेटल बन जाएगा। यहाँ पे कॉपर और टीन का परसेंटेज अगर हम अलग कर देंगे तो ब्रॉन्ज नहीं बनेगा, ये आपका कुछ और, ठीक है। तो आपको इतना याद नहीं रखना है, बस अभी के लिए आप याद रखिए कि कॉपर और जिंक से आपका ब्रास बनता है और कॉपर और टीन से आपको ब्रॉन्ज बनता है, जिसको कि हम कांसा बोलते हैं, कांस बोलते हैं, और इसको पीतल बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, बैरोमीटर में पारे का लेवल का अचानक नीचे गिरना किस बात का सूचक है। तो कल आपको बता चुके हैं कि जब एकाएक गिरता है पारे का लेवल तो तूफान आने का संकेत होता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका बैरोमीटर है, बैरोमीटर है, इसमें आपका पारा भरा हुआ है, ठीक है। जब एकाएक गिरता है तो तूफान आने का संकेत है। अगर पारे का लेवल ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होता है ऊपर चढ़ने पे, और आपका पारे का लेवल नीचे आता है तो बारिश होता है, ठीक है। और एकाएक से एकदम से नीचे गिर जाए तो तूफान आने का संकेत है, ठीक है। अब बात आ गई पारे का, मरकरी का। मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg। मरकरी को एटॉमिक नंबर कितना होता है, 80। 80 होता है इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। पारे का अयस्क क्या है, पारे का अयस्क है आपका सीने बार, सीने बार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पारे का इस्तेमाल कहाँ का करते हैं, एक तो बैरोमीटर में करते हैं और दूसरा आपका थर्मामीटर में करते हैं, कल आपको बताए थे थर्मामीटर, ठीक है। पारे को ही क्विक सिल्वर बोलते हैं, बता चुके हैं आपको हम, क्विक सिल्वर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्विक सिल्वर। और हॉर्न सिल्वर किसको बोलते हैं, AgCl2 को। पीछे आपको जर्मन सिल्वर बताया, तो जर्मन सिल्वर में आपका सिल्वर नहीं होता है, क्या होता है, कॉपर, निकेल और जिंक होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारतीय मुद्रा 2000 रुपये के नोट पर किस चीज़ का तस्वीर बना हुआ है। 2000 रुपये के नोट पे मंगलयान बना हुआ है। अब भी जो करेंसी है, कितने कितने का नोट अभी मार्केट में उपलब्ध है, तो 10 रुपये का नोट उपलब्ध है, 20 रुपये का नोट उपलब्ध है, 50 रुपये का नोट उपलब्ध है, 100 रुपये का नोट उपलब्ध है, और 200 का उपलब्ध है, 500 का उपलब्ध है, और 2000 रुपये का नोट उपलब्ध है। 10,000 रुपये के नोट पे किस चीज़ का फिगर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। 20 रुपये पे आपका एलोरा का गुफा है, 50 रुपये के नोट पे आपका हम्पी है, 100 रुपये के नोट पे आपका रानी की बाव है, भाव नहीं है, बाव है, ठीक है, इसको याद रखिएगा।
200 रुपये के नोट पे आपका सांची का स्तूप है, 500 रुपये के नोट पे आपका लाल किला है, और 2000 रुपये के नोट पे आपका मंगलयान है। जो 10,000 रुपये के नोट पे कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल हुआ था? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का टोटल 40 साइट शामिल है। 40, 39वां और 40वां आपका 2021 में शामिल हुआ था। 39वां कौन सा है? तो तेलंगाना का रामप्पा मंदिर है, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं? तो काकतीय रुद्रेश्वर के नाम से जानते हैं। और आपका 40वां गुजरात का जो हड़प्पन सभ्यता का जो धौलावीरा शहर है, वो आपका 40वां शामिल किया गया है, 40वें नंबर का। टोटल 40 है अभी तक। ठीक, अब टोटल 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से आपको जो नोट पे छापा हुआ है, मिनिमम इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जो 10 रुपये के नोट पे कोणार्क का सूर्य मंदिर 1984 में शामिल किया गया था। जो 20 रुपये पे एलोरा का गुफा है, इसको 1983 में शामिल किया गया था। हम्पी को 1986 में 50 रुपये के नोट पे। 100 रुपये के नोट पे रानी का बाव है, 2014 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, 200 रुपये पे सांची का स्तूप है, इसको 1989 में शामिल किया गया था। 500 रुपये पे लाल किला है, लाल किला को 2007 में शामिल किया गया था। और 2000 रुपये के नोट पे मंगलयान है, जो कि मेरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछ लेता है। यूनेस्को क्या होता है? यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक फॉर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक फॉर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर से बताते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक फॉर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रांस का राजधानी कैपिटल पेरिस में इसका राजधानी है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान पे जंतर मंतर नहीं बनाया गया है? तो जंतर मंतर आपका टोटल 5 जगहों पे बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया था? तो सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? सवाई जय सिंह द्वितीय सेकेंड के द्वारा आपका जंतर मंतर बनवाया गया था। सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा ही आपका जो जयपुर राजधानी है राजस्थान का, ये भी आपका इन्हीं के द्वारा स्थापना किया गया था, जयपुर का, जिसको कि हम पिंक सिटी, गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। आते हैं क्वेश्चन पे। तो जंतर मंतर आपका टोटल 5 जगह पे है। कहाँ कहाँ पे है? दिल्ली में है, जयपुर में है, और आपका एमपी में उज्जैन में है, उज्जैन, मथुरा में और वाराणसी में। इस 5 जगह पे आपका जंतर मंतर बनाया गया है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, दिल्ली में है, जयपुर में है, उज्जैन में है, प्रयागराज में नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जंतर मंतर भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, 40 में से एक है। तो कब इसको डाला गया था? तो 2010 में जंतर मंतर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? हैदराबाद के निज़ाम को भारतीय रियासत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा चलाया गया था? हैदराबाद के निज़ाम को भारतीय रियासत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था 1948 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन पे फतह पाने के लिए भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था, सियाचिन पे फतह करने के लिए। ठीक है, सियाचिन पे फतह कब किया गया था? 1984 में। ऑप्शन सी ऑपरेशन शक्ति और ऑप्शन डी स्माइलिंग बुद्धा। जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 में, तो एक कोड दिया गया था, उस कोड का नाम था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। ठीक है, 1974 में। जब सेकेंड परमाणु परीक्षण किया गया था 1998 में, उस कोड का नाम था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, अभी हाल ही फिलहाल में 2021 के लास्ट में या फिर 2022 का स्टार्टिंग में एक 2 चीज़ आपको नाम सुने होंगे। एक था ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा, और एक और था आपका ऑपरेशन देवी शक्ति। याद आ रहा होगा कुछ, अगर आप पढ़े होंगे तो।
ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन देवी शक्ति आपका अफगानिस्तान में फंसे, क्योंकि वहाँ पे तालिबान सरकार आ चुका है, तो वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन गंगा दोनों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन तना के वृद्धि तथा जड़ के वृद्धि को अवरुद्ध करने वाला हार्मोन है? मतलब तना का जो लेंथ है उसको तो बढ़ाएगा, लेकिन जड़ का जो लंबाई है उसको कम करेगा। तो वो है आपका ऑक्सिन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तना का लंबाई को बढ़ाएगा और जड़ का लंबाई को घटाएगा। ऑप्शन ए है साइटोकिनिन। साइटोकिनिन आपका प्लांट में ऐसा हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन में कोशिका विभाजन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जिबरेलिन। जिस पादप में जिबरेलिन हार्मोन आपका ज़्यादा पाया जाता है उस पेड़ का ऊंचाई आपका ज़्यादा होता है। जिसमें आपका जिबरेलिन कम पाया जाता है उसका हाइट कम होता है। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? एथिलीन है, कल आपको हम बताए थे। ठीक है, और एक और आपका हार्मोन है पादप हार्मोन एब्सिसिक। एब्सिसिक आपका जिस पौधे में ज़्यादा होता है उसका ऊंचाई कम होता है, जस्ट उल्टा है जिबरेलिन का। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? चीनी यात्री हेनसांग निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हेनसांग आपका चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन आपका पुष्यभूति वंश का शासक था। हर्षवर्धन का आपको हम 3 बुक का ट्रिक बताए थे PNR के नाम से, प्रियदर्शिका, नागनंदा और रत्नावली। ठीक है, याद रखिएगा तीनों, प्रियदर्शिका, नागनंदा और रत्नावली। हर्षवर्धन का एक राज दरबारी कवि था, कौन था? बाणभट्ट। बाणभट्ट से आपको हम 2 पुस्तक का नाम बताए थे। एक था आपका कादम्बरी और एक था आपका हर्षचरित्र। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। इसका शासनकाल में आपका यूनान का एक राजदूत आया था जिसको हम बोलते हैं मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज एक पुस्तक है, कौन सा? इंडिका। एग्जाम में कितने बार पूछा भी है कि इंडिका किसका पुस्तक है? मेगास्थनीज का। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो कि गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, समुद्रगुप्त का बेटा था। ठीक है, और कुमार गुप्त का पिताजी था। इसके शासनकाल में कौन आया था? तो चीनी यात्री ही था। क्या नाम था उसका? फाहियान आया था। हर्षवर्धन काल में हेनसांग मोहम्मद बिन तुगलक वंश का राजा था। इसके शासनकाल में इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो मोरक्को का रहने वाला था। वही मोरक्को जो कि आपका जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है कतर में सेमीफाइनल में पहुंचा हुआ है, मोरक्को। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इसका एक पुस्तक है रेहला, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो आपका हेनसांग है, हेनसांग का भी एक पुस्तक है, कौन सा? सीयूकी। किसके शासनकाल में आया था? हेनसांग आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? तो लैक्टोमीटर आपका दूध का शुद्धता मापता है, हाइड्रोमीटर आपका रिलेटिव डेंसिटी मेजर करता है वाटर का। ठीक है, दोनों आपका बियोंसी प्रिंसिपल पे या फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे कार्य करते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कितने एग्जामों में टपक चुका है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? कोई भी वस्तु अगर पानी में उसको हम रखते हैं तो वो उतना ही स्पेस वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा जितना कि वह वॉल्यूम वाटर को डिस्प्लेस करेगा, वाटर को हटाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? बर्नौलिस थ्योरम। बर्नौलिस थ्योरम आपका लेमिनार फ्लो में, पाइप के फ्लो में काम आता है। लेमिनार फ्लो में मान लीजिए कि आपका पाइप है, दोनों आपका ज़मीन से Z1 और Z2 हाइट पे है, तो Z1 और Z2 क्या है? ये आपका डेटम हाइट होता है। ठीक है, यहाँ का एनर्जी हेड
और यहाँ का एनर्जी हेड बर्नौलीज थ्योरम में कांस्टेंट माना जाता है कि यहाँ पे जो एनर्जी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी होगा दोनों कांस्टेंट होगा, बीच में जो भी एनर्जी लॉस होगा उसको हम नेगेट कर देते हैं, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम में है ये आपका। पास्कल्स लॉ सबको मालूम होगा। पास्कल्स लॉ के आधार पे ही जो गाड़ी का ब्रेक है ना, पास्कल्स लॉ के आधार पे ही होता है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से घास के मैदान को लानोज कहाँ पे कहा जाता है? लानोज कहाँ पे कहा जाता है? ठीक है, तो लानोज आपका वेनेजुएला में कहा जाता है, ठीक है। अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या बोलता है? पंपास, पंपास बोला जाता है अर्जेंटीना में। डाउन्स कहाँ पे बोला जाता है? तो डाउन्स आपका बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया में। जहाँ पे बॉल आपका ज़्यादा बाउंस होता है वहाँ पे डाउन्स कहा जाता है। और वेल्ड, बॉलर जहाँ पे बैट्समैन को बोल्ड कर देते हैं वहाँ पे घास के मैदान को वेल्ड बोलते हैं। कहाँ पे? आपका साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में घास के मैदान को वेल्ड बोलते हैं। सवाना कहाँ पे बोलते हैं? तो आपका अफ्रीका कंटिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप में बोलते हैं, ठीक है। जो आपका उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को क्या बोलते हैं? प्रेयरी, प्रेयरी। यूरोप और एशिया में क्या बोलते हैं? स्टेपीज, स्टेपीज, ठीक है। ये सब आपका घास का मैदान है। इतना चीज़ों को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो पता ही है क्या करना है, करके ही जाइएगा, ठीक है। और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।